नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक। कैबिनेट दिस वीक में सबसे पहले एक नज़र उन फैसलों पर जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिली है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी मिली। 5 राज्यों की 15 जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई। यूपी के रविदास नगर का नाम भी बदला गया। और सबसे पहले बात फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी हस्ताक्षर करने को मंजूरी मिलने की। मंत्रिमंडल ने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटी को मंजूरी दे दी है। देखते हैं इस फैसले से जुड़ी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एफसी फीफा द्वारा करवाई जाएगी, उसकी साइनिंग ऑफ गारंटीज की अनुमति दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली ये पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी जिसमें 17 वर्ष या उससे कम उम्र की महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2008 में हुई थी, जो परंपरागत रूप से सम संख्या यानी इवन ईयर्स में आयोजित किया जाता है। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे जी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 अक्टूबर से इतना बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है भारत में, एक अच्छी बात है, लेकिन समय 1 महीने से भी कम रह गया है। तो जो फैसला लिया गया है कैबिनेट की तरफ से, तो माना जाए इस फैसले से गति आएगी इस पूरे टूर्नामेंट की तैयारी में। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाना है, और फीफा के द्वारा जो अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में पहली बार आयोजन होने जा रही है, यहाँ इसके साथ प्रमोशन के लिए भारत के खेल मंत्रालय की तरफ से साई द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत के 30 शहरों में 30 सिटीज़ में इस अंडर 17 के प्रमोशन के लिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए कि भारत में पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। तो 30 शहरों में 6 महिलाओं की टीम यानी कि 180 मैच कुल मिला करके होना है। और इसी 1 महीना में, जैसे आप कह रहे हैं कि 1 महीना रह गया है, तो इसी 1 महीना में हम एक टेम्पो क्रिएट करेंगे ताकि सभी लोग इसके साथ जुड़े, सभी भारतीय इसके साथ जुड़े और भारत की महिला टीम इस विश्व कप में अच्छा करे। तो ये फैसला इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि राशि जो है वो आवंटित की जाएगी, जिससे फुटबॉल स्टेडियम के रखरखाव में थोड़ी सी बेहतरी होगी। फ्लड लाइट्स जहाँ पर है उसकी जो है उसका रखरखाव भी बेहतर होगा। किस तरीके से खर्च किया जाएगी ये राशि और किस तरीके से लाभप्रद होगा ये कैबिनेट का फैसला? देखिए, ये बहुत ही लाभप्रद होगा भारत के फुटबॉल के लिए। आप जानते हैं कि अभी नवंबर दिसंबर में कतार में सीनियर विश्व कप होना है। अब 9 तारीख को हम गए थे वहाँ कतार के फुटबॉल विश्व कप के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए। तो वहाँ के रख रखाव में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग डेवलपमेंट में जिस तरह की भूमिका मुझे देखने को मिला, और मुझे खुशी हो रही है कि भारत के कैबिनेट में भी इस तरह के बिल जो मंजूरी मिली है, इससे अपने को ये लाभ मिलेगा कि आप जानते हैं जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहते हैं, वहाँ आपके परिकाठा में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अच्छी मैदान हो, अच्छे फ्लड लाइट में मैच हो, स्टेडियम की सुविधाएं अच्छी हो, शौचालय हो, और बहुत सारे विषय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। मैं समझता हूँ कि ये जो कैबिनेट की फैसला है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये भारत के फुटबॉल के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और विश्व में
भारत को फुटबॉल के द्वारा एक स्थान मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जी जी, अभी 2-2.5 साल पहले की बात है जब फीफा अंडर 17 पुरुषों का एक बड़ा टूर्नामेंट हम लोगों ने न केवल आयोजित किया बल्कि हमने सफलता भी प्राप्त की। तो क्या उसी आधार पर फीफा अंडर 17 महिला विश्व फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी हमें मिल पाई है? जी, निश्चित रूप से। आप जानते हैं 2017 में भारत के 5 शहरों में ये अंडर 17 पुरुषों के विश्व कप आयोजित हुआ था। और अभी उसी तरह भारत के 3 शहर, जैसा कि 3 प्रदेश जो कि आपके भुवनेश्वर उड़ीसा के, गोवा में और महाराष्ट्र नवी मुंबई में, इन 3 शहरों में आपके फुटबॉल के सारे मैचेस आयोजित होना है, जिसकी उद्घाटन भुवनेश्वर में होगा और फाइनल जो है 30 अक्टूबर को मुंबई में होनी है। और मैं समझता हूं कि इससे भारत के फुटबॉल को एक बहुत अधिक लोगों के द्वारा इस मैच को देखा जाएगा, महिलाओं को इसमें प्रोत्साहन मिलेगा, मैं ऐसा समझता हूं। जी हाँ, फुटबॉल की अगर बात करें तो सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है वैश्विक स्तर पर भी, और भारत में भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पिछले कुछ बरसों में भारत में फुटबॉल के खेल को लेकर कुछ बदलाव देख रहा है, सरकार के स्तर पर भी और इसकी लोकप्रियता के स्तर पर भी। जी, मैं इस तरह कहना चाहूँगा कि फुटबॉल एकमात्र लोकप्रिय खेल है विश्व भर में। 211 देश इस खेल को खेलते हैं। आप जानते हैं भारत में भी अधिक से अधिक संख्यक बच्चे जो मान लीजिए मूल रूप से जो ग्रामीण स्तर से आते हैं, वहाँ फुटबॉल लोकप्रिय है, क्योंकि ये बहुत ही कम खर्च में ये गेम खेला जाता है। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि मान लीजिए आज से 10, 12, 15 साल पहले जब फुटबॉल खिलाड़ी, चाहे कोई भी खिलाड़ी, मान लीजिए अपने प्रदेश के खेल मंत्री जी या खेल सचिव से मिलना चाहते हो, भारत के तो छोड़ ही दीजिए, तो उनका मतलब एरिया घिस जाती थी। वो बहुत प्रयास करने के बाद भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। लेकिन आज क्या है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्तर में जाने से पहले भारत के खिलाड़ियों के ये शुभकामना दी जाती है प्रधानमंत्री की तरफ से। जब वो मेडल जीत करके आते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उनको बुलाते हैं अपने घर पर भोजन के लिए। तो ये जो प्रोत्साहन मिलता है खिलाड़ियों को देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर से, प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत मैसेज से, मैं समझता हूँ इससे जो खिलाड़ी बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं। और ये मैं समझूंगा कि एक सकारात्मक है। इससे भारत के सिर्फ फुटबॉल नहीं, अन्य खेलों में भी उन खिलाड़ियों के उत्साह मिलेगा। जी हाँ, सरकार के प्रयास तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, और आधारभूत ढांचे के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सरकार के द्वारा या फिर फेडरेशन के द्वारा, वो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन खेल की सफलता के लिए एक और तत्व बेहद महत्वपूर्ण है, वो है दर्शकों की संख्या। तो दर्शकों की संख्या पर्याप्त मात्रा में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस अंडर 17 महिला विश्व कप के मैचेस देखने के लिए पहुंच पाएं स्टेडियम में, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जैसा कि हमने आपको बताया कि इसी खेल के अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप खेल के प्रमोशन के लिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा 30 शहरों में इस खेल की प्रमोशन की जा रही है। हर शहरों में 6-6 महिलाओं की टीम, जो एक टीम जो 11 महिलाएं खेलेगी, वहाँ पे 6 टीम हर शहर में खेलेगी इस तरह, और ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस मैच को देखने आए। अपने को एक छोटा सा इस पे थोड़ा कठिनाइयाँ हो सकता है, जैसा कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि नवी मुंबई में जो स्टेडियम है DY पाटिल स्टेडियम, वो शहर से और जो मान लीजिए बहुत दूर है, वहाँ बच्चे किस तरह से पहुँचेंगे, महाराष्ट्र में रहने वाले बच्चे किस तरह से पहुँचेंगे, इस चीज़ को लेकर के हम इस विषय को बात करने के लिए हम अगले हफ्ता माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हम मिलना चाहेंगे। उनसे समय भी हमने मांगा है, और इसी तरह से गोवा के मुख्यमंत्री जी से भी हम मिल रहे 22 तारीख को, ताकि बच्चों को स्टेडियम तक पहुंचने के लिए, जहां मान लीजिए गोवा में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नवी मुंबई में जो दिक्कत है, उस कठिनाइयों को से सामना करने के लिए प्रदेश सरकार की सहायता मिले, ऐसा मेरी अपेक्षा रहेगी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये DY पाटिल में शायद क्रिकेट मैचेस भी आयोजित होते हैं, उसमें प्रतियोगिता भी होती रही हैं, IPL के मैचेस भी वहाँ पर आयोजित हुए हैं। तब वहाँ पर जो है बड़ी संख्या में दर्शक पहुँचते हैं स्टेडियम में और मैच भी देखा करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकप्रियता का आकलन या उसकी परीक्षा, सही परीक्षा, अब इस टूर्नामेंट में दर्शक कितने पहुँच पाते हैं मैचेस को देखने के लिए,
उससे तय होगी? जी, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, एक जब सीनियर लेवल के टूर्नामेंट होती हो, या मान लीजिए क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, वहाँ आमतौर पे एडल्ट्स जाते हैं उस मैच को देखने के लिए, और उनको जाने के लिए जो अपना साधन खुद का होता है। लेकिन जब अंडर 17 महिला विश्व कप हो, तो मेरी जहाँ तक ऐसा अनुमान है, बहुत सारे बच्चे भी जाएंगे, गर्ल्स चाइल्ड भी, बहुत सारे बच्ची लड़कियां भी जाएंगी इस मैच को देखने के लिए, तो वो अपने पिता माता के साथ जाएंगे। तो इस कारण से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदेश सरकार की तरफ से हो, इस विषय को हम चाहेंगे कि सरकार इसको ध्यान में रखे। तो क्या आप मानते हैं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 की सफलता तय करेगी भारत में फुटबॉल का भविष्य कैसा होगा, या फिर भविष्य बनाने की एक तैयारी के रूप में आप इसे देख रहे हैं? नहीं, मैं कहूँगा देखिए, भारत में महिला की जो फुटबॉल टीम है, इनकी फीफा और एएफसी रैंकिंग में बेहतर है पुरुषों से। और अभी 4 तारीख को ही भारत की महिला टीम जो है आप स्पेन जा रहे हैं आपके टूर्नामेंट खेलने के लिए। और ये जो एक्सपोजर ट्रिप है, जो स्वीडन खेल के आए, कुछ दिन पहले नॉर्वे गए थे, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उनको हम एक्सपोजर दे रहे हैं, जो कि अपने जो ओपोनेंट है, जो यूरोपियन ओपोनेंट से खेले, बेहतर एशियन ओपोनेंट के साथ खेले। और ये मैं सिर्फ इस टीम को हम सिर्फ अंडर 17 तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि इस टीम की इस तरह से परवरिश हो ताकि 17 के बाद वो 19 खेले, 19 के बाद अंडर 23 खेले, और अंडर 23 के बाद सीनियर लेवल भी खेले। हमें बहुत आशा है इस टीम के साथ। इस टीम के कोच जो है स्वीडन से आए हुए हैं, थॉमस। सो ये कोच थॉमस से आज सुबह भी मेरी बात हुई। मैंने उनका टीम के किस तरह से प्रस्तुति है, किस तरह से तैयारी चल रहा है, मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि टीम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, और हमारा आशा है कि इस बार विश्व कप में भारत की महिला टीम जो है अच्छी करेगी। जी, रैंकिंग से अगर इधर देखा जाए, रैंकिंग में भले ही हम बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में ना हो, लेकिन हमारे पास क्षेत्रीय जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान हैं वो, और बाईचुंग भूटिया जैसे वैश्विक हीरो, फुटबॉल के हीरो हमारे देश में मौजूद हैं। तो क्या इनकी सेवाएं भी आप लेंगे इस अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 को सफल बनाने के लिए? जी, निश्चित रूप से। देखिए, खेल के साथ जुड़े हुए हर वो व्यक्ति जिनकी भूमिका से भारत के फुटबॉल की उन्नति हो, उन सभी का सेवा, सभी की सहयोग और सभी की सदुपयोग लेने की भारत की जो हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मंशा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और आज के तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हर कोने में, ताकि केरला हो, गोवा हो, आपके उड़ीसा हो, बंगाल हो, आपके नॉर्थ ईस्ट के 7 प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर स्थान पर फुटबॉल की जो लोकप्रियता जिस तरह से मान लीजिए इस विस्तार हुआ है, और भारत के सरकार जिस तरह से आज के तारीख में खेल को प्रोत्साहित कर रही है, मुझे लगता है कि आगे खेल, विशेषकर फुटबॉल की भविष्य बहुत ही अच्छा और उज्जवल है, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए कल्याण चौबे जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 11 तारीख से अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 की शुरुआत हो रही है, और आप जिस तरीके से आप आशा जता रहे हैं कि एक टर्निंग पॉइंट होगा भारतीय फुटबॉल के लिए ये बड़ा टूर्नामेंट, और न केवल आपकी बल्कि हर एक भारतीय की जवाबदेही होती है, कर्तव्य होता है इस बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने का। आपने समय निकाला और इस टूर्नामेंट से संबंधित बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे कैबिनेट द्वारा लिए गए अगले फैसले की। ब्रेक के बाद कैबिनेट दिस वीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात 5 राज्यों की 15 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। देखते हैं इस फैसले से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गोंड भारिया जैसी जनजातियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। गोंड जाति की 5 उपजातियों
धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इस फैसले के बाद देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई है। 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला जो वर्षों से लंबित था उस पर लिया गया है और मैं समझता हूं कि इस तरह के मामले में फैसला हो जाने से उन राज्य के तमाम ऐसे लोगों को अनुसूची में शामिल करते हुए आगामी दिनों में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूपी के रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही कर दिया गया है। विषय को विस्तार से जानने समझने की कोशिश करेंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आर जया जी से। आर जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्रिमंडल की बैठक में देश के 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इस पूरे फैसले को कैसे समझा जाए? देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो है शेड्यूलिंग ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एसटी डिक्लेयर करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए एक प्रक्रिया गया है। उसमें यही कहा जाता है कि ये जो सूची जो होती है, अनुसूचित जनजाति की सूची जो होती है, वो स्टेट स्पेसिफिक होती है। तो राज्य का पहला जो सूची निकलता है, अनुसूचित जातियों का सूची जो निकलता है, वो एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से निकलता है और उसमें अगर कोई भी संशोधन होना हो, कोई भी अमेंडमेंट होना हो, तो वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट के जरिए ही हो सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके तहत जो है एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है कैसे पार्लियामेंट में बिल लाया जा सकता है, ये इसका एक प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। और उस प्रक्रिया के दौरान ये है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजता है और उस स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल को भारत के सरकार में जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसको जांच पड़ताल करते हैं कि जो है वो खरा उतरता है या नहीं। और उसके बाद जो है वो जाता है NCST को, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। इन दोनों की अगर सहमति हो तो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के दौरान कैबिनेट के सामने ये प्रपोजल लाया जाता है कि ऐसा एक बिल हम प्रस्तुत पार्लियामेंट में करके, संसद में हम प्रस्तुत करें करके। तो कल का जो निर्णय जो हमारे कैबिनेट ने लिया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो ये है कि 5 राज्यों में किस तरह से अनुसूचित जनजातियों कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में अपने अपने राज्यों के सूची में शामिल करने की मंजूरी मिली है। इसके पश्चात जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसके दौरान जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो कल का महत्वपूर्ण डिसीजन है कि इन समुदायों को, छत्तीसगढ़ में 12 ऐसे समुदाय जो हैं, तमिलनाडु में 2 समुदाय हैं, हाटी समुदाय है हिमाचल प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 5, जैसे आपने बताया, गोंड और गोंड के सिनोनिम जातियां जो हैं, उनका जो है पहले से ही बिल है पार्लियामेंट में, लेकिन उसमें जो है एक पर्टिकुलर जिले का जो है नाम बदलवाना था, तो उसके लिए जो है कल मंजूरी मिला है। वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में नाम बदल गया था, संत रविदास नगर का नाम, तो वो जो है पार्लियामेंट के बिल में भी वही नाम आना है कि उसका संशोधन के लिए कल अप्रूवल मिला है। तो ये इस तरह से जो है इन सारी जनजातियों, इन सारे समुदायों को जनजाति दर्जा मिल जाएगा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा। ये दर्जा मिल जाएगा। और आपने जैसा कहा कि 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है और उसके लिए कहीं ना कहीं इन राज्यों की सरकारों को भी गुड फेथ में लाया गया है। लेकिन ये दर्जा मिलने के बाद क्या इनके जीवन में बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। ये एक तो जो है अनुसूचित जनजाति का जो है सर्टिफिकेट लेने के लिए इन जातियों के जो सदस्य हैं वो
प्राप्त कर लेंगे और उसके जरिए चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में या गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में जहां पर भी रिजर्वेशन हो उसके लिए ये अर्हता प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो है जहां जहां एसटीज के लिए जो स्पेसिफिक कानून है या स्कीम्स हैं उसके लिए इन समुदायों को भी अर्हता प्राप्त हो जाएगी। जैसे स्कॉलरशिप्स हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, उनमें जो है इन समुदायों के बच्चे भी जो है अपना अर्जी दे सकते हैं। उसी तरह लैंड के रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट में एसटीज के लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए वो अर्हता प्राप्त कर लेंगे। इस तरह कोई भी कानून या पॉलिसी या जो भी नीति या प्रोग्राम या कुछ भी हो सरकार के जरिए जो अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेसिफिकली हो, उनके लिए, उनके जो डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हो, इन सब के लिए ये समुदाय भी जो है अर्हता प्राप्त कर लेंगे। क्या ये बात सही है मैडम कि एथनोग्राफी ना होने की वजह से बहुत सारे समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जा सका था, जबकि बरसों बरस से ये मांग की जा रही थी? ये बात है कि जो है इन सारे जो समुदायों की बात हम लोग कर रहे हैं, कुछ समुदायों का, कई समुदायों का ये बात सच है कि कई सालों से विलंबित रहा है और उसमें जो है कुछ एथनोग्राफिक रिपोर्ट की कमी के कारण, कुछ यहाँ पर जो है हम लोगों को ये स्टेट गवर्नमेंट से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आना था उसके कारण, कई कारणों से वो प्रक्रिया ही बहुत लंबा प्रक्रिया होता है, तो उस कारण से जो है कई चीजें, ये बात सच है कि विलंबित रहे हैं और इसीलिए जो है कल का कैबिनेट का जो ये निर्णय है ये बहुत ही जो है हिस्टोरिकल निर्णय है। तो क्या इसमें से इन समुदायों की जिनकी बात हम कर रहे हैं उसमें हाटी समुदाय भी शामिल था? अब एथनोग्राफी जो है कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से मिलने के बाद इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? ये बात सच है कि हिमाचल प्रदेश का हाटी समुदाय भी जो है कल के निर्णय में ये एक समुदाय ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के सूची में जो है लाए जाने का ये मंजूरी दिया गया है। और ये भी सच है कि जो है एथनोग्राफिक रिपोर्ट जो है अब जो आया वो शायद आरजीआई को जो है पुख्ता लगा, तो जो है आरजीआई जब तक अपना सेटिस्फैक्शन नहीं होता है उस एथनोग्राफिक रिपोर्ट के ऊपर, तब तक जो है वो सहमति देने से जो है वो कतराता है। तो इसलिए जो है आपकी जो इंफॉर्मेशन आया वो उसको भाया होगा, उसके पैरामीटर्स जो भी हैं वो अपना एक्सपर्टीज जो डिप्लॉय करता है उसके तहत उसने उसको खरा उस एक्सपर्टीज के जरिए वो खरा उतरा होगा। इसी कारण से तो आरजीआई सहमति दी है, नहीं तो आरजीआई सहमति शायद नहीं देता। तो आरजीआई की सहमति के बगैर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जी, कुछ समुदायों की जाति के साथ साथ उपजातियों को भी इसमें शामिल किया गया है। विशेष रूप से अगर बात करें यूपी की गोंड जाति की, इससे जुड़ी 5 उपजातियों को, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राज गोंडा को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। ये किस तरीके से समझ सकते हैं इसको? ये देखिए, जब हम जनजाति समुदायों की बात करते हैं, कई बार क्या होता है, 2-3 चीजें होती हैं। ये जो है एक बड़ा समुदाय होता है, उसके तहत जो है उसके सब ट्राइब्स होते हैं। कई जगहों पर एक ही तरह के लोगों को अलग अलग नामों से, जो पर्यायवाची नामों से जो है वो उपजाति हो सकते हैं या पर्यायवाची हो सकते हैं, सिनोनिम्स जो कहते हैं, इस तरह के भी जो है नाम पाए जाते हैं। कुछ जगहों पे जो है क्योंकि वो जिस तरह से उसका उच्चारण होता है, जैसे पंडो अलग अलग तरीके का उच्चारण होता है, तो उसमें जो है स्पेलिंग जो है अलग अलग जगहों पे जो है उनके जो रिकॉर्ड्स में, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड हो या उनके जो भी रिकॉर्ड्स हों, जो इसके लिए एविडेंस होता है, उसमें अलग अलग स्पेलिंग होने के कारण भी हो सकता है कि उनका नाम जो है उस अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में ना हो। तो इसलिए जो है सिनोनिम्स को या फिर सब ट्राइब्स को या फिर जो है इस तरह हम कहते हैं कि वेरिएंट्स, फोनेटिक वेरिएंट्स कहते हैं, जो स्पेलिंग में जो है एक ही जनजाति होती है, लेकिन जो है उसका अलग अलग जगहों पर हर 10 किलोमीटर एक जिले में एक नाम होता है, दूसरे जिले में जो है दूसरा स्पेलिंग होता है। तो इस तरह जो है
उस कारण से, क्योंकि वो सूची में उस स्पेलिंग से नहीं है, लिस्टेड नहीं है, तो इस कारण से उनको एसटी सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत आती है, वो क्योंकि नोटिफाइड नहीं है उस स्पेलिंग के जरिए या उस पर्टिकुलर सिनोनिम के जरिए। इस कारण से जो है कई समुदाय वंचित रह जाते हैं, कई जो है उप समुदाय वंचित रह जाते हैं। और इसलिए भी कल का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई केसेस रहे हैं, और जैसे आपने कहा यूपी के भी केसेस सिनोनिम के केसेस हैं, और यूपी की ये भी खासियत है कि और जिले में जो है ये जनजातियां ऑलरेडी जो है सूची में है, लेकिन क्योंकि इन जिलों का जो है विभाजन हो गया था, तो जो नए जिले आए, 4 नए जिले जो आए थे, तो उनमें जो है ये इन्हीं समुदायों को एसटी सूची में नहीं मिलाया गया था, तो उसको जो है अब रेक्टिफाई किया जा रहा है। तो इसका मैडम ये इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा और सर्टिफिकेट इन समुदायों को कब तक मिल पाएगा? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, तो ये संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से, अनुच्छेद आर्टिकल 342 के हिसाब से हो रहा है। तो पहला नोटिफिकेशन तो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन होता है, जो इन सारे स्टेट्स में हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो भी अमेंडमेंट उस नोटिफिकेशन में करना हो, वो पार्लियामेंट के जरिए किया जाएगा। तो पार्लियामेंट के जरिए किया जाएगा, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को भी हमें जो है इसमें अनुपालन करना होगा। तो उस प्रोसीजर का अनुपालन के बाद जो है इसके नोटिफिकेशन होगा। जी, आर जया जी, आपने समय निकाला, बहुत सारे बिंदुओं पर कैबिनेट के इस फैसले के आपने प्रकाश डाला। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार। जी हाँ, आर जया जी जनजातीय कार्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव बता रही थी इस फैसले के बारे में। कैबिनेट दिस वीक में आज के लिए इतना ही। कैबिनेट दिस वीक में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।